हेलो बच्चों, समाकलन के उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे समाकलन की विधियां और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2। तो समाकलन को ज्ञात करने की कितनी विधियां होती हैं इसको हम देख लेंगे। समाकलन की विधियां मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो बच्चों, समाकलन को ज्ञात करने की निम्नलिखित 3 विधियां होती हैं हमारी। इसमें पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। सेकंड जो विधि है वो है आंशिक भिन्नों में व्यक्त करके समाकलन को ज्ञात करना, और जो तीसरी विधि है वो है हमारी खंडशः समाकलन की। तो इसको हम एक नोट बना के लिख लेंगे। समाकलन को ज्ञात करने की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। निम्नलिखित 3 विधियां हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इंग्लिश में कह सकते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरी विधि जो इसकी है वो है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और जो थर्ड है हमारा खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बच्चों, समाकलन को ज्ञात करने की हमारी ये 3 विधियां होती हैं। तीनों विधियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनसे हमारी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन को किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों, जो हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 है, इसके जो प्रश्न हैं वो हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन से ज्ञात करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। हमको एक फंक्शन दिया गया है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो इसमें हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए हम जान लेंगे कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन को कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करने के लिए हमें एक चर राशि को किसी दूसरी चर राशि में प्रतिस्थापित करना होता है। मतलब समाकलन को ज्ञात करने का जो हमारा सामान्य तरीका था, जो हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ के आए हैं, जिसमें हम
प्रतिस्थापन जिसमें हम क्वेश्चन देखते थे और उसमें फॉर्मूला देखते थे कि कौन सा फॉर्मूला समाकलन का अप्लाई हो रहा है, और फिर हम उसको समाकलन कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हम देख सकते हैं कि इस फलन में हमारा कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। तो जब कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा उस केस में हमको पहले प्रतिस्थापन वाला जो मेथड है उसको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो प्रतिस्थापन मेथड में क्या होता है कि किसी एक चर राशि को किसी दूसरी चर राशि के हम रूप में प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर किस टर्म को प्रतिस्थापित करने पर हमें फॉर्मूले के फॉर्म में इंटीग्रेशन मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा अंश में दिया गया है 2x और हर में दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम देखते हैं, अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो हर में है, अगर हम इस पूरे टर्म को किसी दूसरी चर राशि t के इक्वल कर लें तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। यही हमारा प्रतिस्थापन है कि हमने इस राशि को दूसरी चर राशि t में क्या कर लिया, प्रतिस्थापित कर लिया। अब अगर हम यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पर जो 1 है कांस्टेंट, इसका 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है, और यहाँ पर ऑपरेट कराते हैं dx इज इक्वल टू, और t का हो जाएगा हमारा dt। तो यहां से बच्चों आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt के। तो हमने देखा कि जो हमारा 2x dx है ये टर्म हमारा न्यूमरेटर में मिल रहा है, 2x dx। तो हम प्रतिस्थापन उसी टर्म का करते हैं जिसके सापेक्ष बाकी के टर्म हमको dt के फॉर्म में मिल जाए, जिससे हमारा इजीली फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है। तो हमने जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट किया तो हमने जब इसका अवकलन किया तो देखा 2x dx हमारा किसके इक्वल आ गया, dt के। अब हम ये वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर 2x इंटू dx के प्लेस पर हमारा हो जाएगा dt, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर हो जाएगा t। तो हमारा जो समाकलन है वो x वेरिएबल में था और अब ये प्रतिस्थापित होकर t वेरिएबल में आ गया है। यही हमारा प्रतिस्थापन मेथड होता है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर जो इंटीग्रेशन में dt अपॉन t है ये इंटीग्रेशन फॉर्मूले के इक्वल है। इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग रहा है, हम पढ़ चुके हैं, सिंस इंटीग्रेशन dx अपॉन x इज इक्वल टू log x बेस e प्लस c। तो यहां पर जो हमारा टर्म देख रहे हैं वो dx अपॉन x फॉर्मूले के फॉर्म में है, तो इसलिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे इसमें। तो ये आ जाएगा हमारा log, यहाँ पर वेरिएबल t है और बेस में e और प्लस c। इसके बाद में क्या करते हैं, चूंकि हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो वेरिएबल x में है और यहाँ पर जो अभी हमारा टर्म आ रहा है इसमें वेरिएबल t है, तो वेरिएबल t को वापस वेरिएबल x में हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि t के इक्वल क्या दिया है टर्म हमारा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर t की वैल्यू को वापस लाकर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा log बेस e और t के प्लेस पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दिया है इंटीग्रेशन log x स्क्वायर अपॉन x इंटू dx। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन है इसमें कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है, तो फिर हम इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन चेक करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमें देखना है हम किस टर्म को t के इक्वल लेट करें। तो अगर हम यहाँ पर log x को t के इक्वल लेट कर लेते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1 अपॉन x होता है, तो इसलिए हमको उसके रिलेटिव 1 अपॉन x dx ये टर्म हमारा जो है वो dt के फॉर्म में हमको मिल जाएगा। तो इसलिए यहां पर हम जो log x है इसको t के इक्वल लेट करेंगे। तो यहां पर मान लेंगे log x इज इक्वल टू t, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, ऑपरेट करेंगे dx और t का dt हो जाएगा।
अब हम यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो log x के प्लेस पर हमारा t है, तो ये हो जाएगा t, स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर, और इसके इनटू में कोई नहीं टर्म है तो क्या हो जाएगा 1, और ये 1 अपॉन x dx, तो 1 अपॉन x dx किसके इक्वल हो गया, dt के। तो ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt। अब इंटीग्रेशन t स्क्वायर ये हमको इंटीग्रेशन फॉर्मूले के फॉर्म में मिल गया है। कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, हम जानते हैं इंटीग्रेशन x टू पावर n dx होता है x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कुछ इस फॉर्म में दिया गया है ये टर्म, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर वेरिएबल t है तो t की पावर n के प्लेस पर यहां पर 2 है, तो फॉर्मूले में हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऐड कर लेंगे c। तो यहां पर हो जाएगा t की पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 प्लस c। अब बच्चों हमने बताया था कि आंसर हम t के फॉर्म में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा है वो वेरिएबल x में दिया गया है, तो हम t की वैल्यू को यहां से वापस रख लेंगे। तो t इज इक्वल टू किसके था, log x के, तो ये हो जाएगा log x और पावर में 3 अपॉन में 3 है और प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है इंटीग्रेशन में 1 अपॉन x प्लस x इंटू लॉग x dx। तो हमको यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम इस टर्म को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में ब्रेक करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों टर्म में हमें x क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम x कॉमन ले लेंगे, तो जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या आएगा 1 प्लस, और यहां से आ जाएगा हमारा log x और इनटू में dx। अब हम इस फंक्शन को देख सकते हैं कि अगर हम इसमें जो ब्रैकेट में हमारा टर्म है 1 प्लस लॉग एक्स, अगर हम इसको t के इक्वल करते हैं तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको log x 1 अपॉन x इंटू dx जो है वो dt के फॉर्म में मिल जाएगा। तो इसके लिए हम किसको t के इक्वल लेट करेंगे, 1 प्लस log x इज इक्वल टू t। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही टर्म होता है कि हम फंक्शन में देखकर ये पहचान लें कि हमें किस टर्म को t के इक्वल लेट करना है। तो हम t के इक्वल उस टर्म को लेट करते हैं जिससे रिलेटेड बाकी जो टर्म हमारा फंक्शन में है वो हमें dt के फॉर्म में मिल जाए, जिससे हम इजीली उसमें फॉर्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकें। तो इसलिए हम अगर x को t के इक्वल लेट करते तो हमको 1 प्लस लॉग एक्स dx वाला टर्म नहीं मिलता, इसलिए हमने ब्रैकेट में जो 1 प्लस लॉग एक्स था इसको हमने t के इक्वल लेट कर लिया। तो देखते हैं यहाँ पर 1 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। log x का हमारा होता है 1 बाई एक्स, ऑपरेट कराएंगे dx को और इज इक्वल टू t का dt हो जाएगा। तो हमको मिल जाएगा 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो यहां पर हम वैल्यू को इसमें पुट कर लेंगे, तो ये 1 बाई एक्स dx ये तो हमारा dt हो जाएगा, और अपॉन में जो 1 प्लस लॉग एक्स है वो t, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन और 1 प्लस लॉग एक्स के प्लेस पे t और फिर 1 बाई एक्स dx ये हमारा हो जाएगा dt। तो बच्चों हमने देखा जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर अप्लाई किया हमारा इंटीग्रेशन फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और हम जानते हैं कि 1 बाई टी dt को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx होता है log x बेस c प्लस c, ये हमारा फॉर्मूला है, हम पढ़ चुके हैं। तो हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा log, और यहाँ पर वेरिएबल t है तो log t बेस c प्लस c। अब हम इसमें t की वैल्यू को वापस यहाँ से पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा log बेस e, t के प्लेस पर आ जाएगा 1 प्लस log x और प्लस c, यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो दिया गया है साइन एक्स फिर इनटू में साइन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स। तो हमको यहाँ पर एक फंक्शन दिया है, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, जिसलिए हम इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि हम किस टर्म को अदर वेरिएबल के इक्वल लेट करें। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम इस cos x को t के इक्वल लेट कर लें, माना cos x इज इक्वल टू t, तो cos x का हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है वो हम जानते हैं माइनस साइन x होता है dx इज इक्वल टू dt। अब ये माइनस साइन को हम ट्रांसपोज कर लेंगे दूसरे साइड में, तो साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा। तो यहां पर साइन x dx, तो बच्चों ने देखा कि हमारा साइन x और ये dx, तो हमको ये dt के फॉर्म में मिल गया। अब हम इस वैल्यू को इसमें लाकर क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो हमारा ये जो बीच वाला साइन cos x टर्म था, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन, और ये जो cos x है इसके प्लेस पर हम लिख लेंगे t, और फिर ये जो साइन x dx है, तो साइन x dx के प्लेस पर लिख सकते हैं हम इंटू माइनस dt। अब ये माइनस साइन इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में हो जाएगा साइन t dt। तो बच्चों हमने देखा कि हमारा ये इंटीग्रेशन फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम साइन t dt, तो हम फॉर्मूला पढ़ चुके थे, इंटीग्रेशन साइन x dx को हम लिखते हैं माइनस cos x, कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं c, तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा, ये तो माइनस साइन एज इट इज रहेगा, और फिर इंटीग्रेशन साइन t dt को हम इस फॉर्म से लिख सकते हैं माइनस cos t और प्लस c। अब ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो केवल cos t प्लस c बचेगा। अब हम यहाँ पर t की वैल्यू को वापस यहां से पुट कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर में cos ऑफ cos x और प्लस c। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो। के बाद में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है साइन ऑफ ax प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ax प्लस बी इंटू dx। तो हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम इसमें भी सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। तो हमारे पास में दो टर्म है, एक साइन एक्स प्लस बी है, कॉस एक्स प्लस बी है, तो हम किसी एक टर्म को t के इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों टर्म से हमको उससे रिलेटेड जो टर्म है वो dt के फॉर्म में मिल जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर साइन ax प्लस बी को t लेट कर लेते हैं, तो लिख लेंगे माना साइन ax प्लस बी इज इक्वल टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं, तो साइन और ये जो पूरा टर्म है ये किस फॉर्म में है, x के फॉर्म में है, तो इसको x के फॉर्म में लेट करके, तो साइन x का हमारा कितना हो जाता है, cos x हो जाता है, तो इसलिए हो जाएगा cos ax प्लस बी इंटू, और इस ax प्लस बी का हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब हम ax प्लस बी का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो a इंटू में एज इट इज रहेगा, और x का हो जाएगा हमारा 1, और प्लस b कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0। फिर इसके बाद में ऑपरेट कराएंगे dx, और इज इक्वल टू t का हो जाएगा हमारा dt। तो यहां ब्रैकेट से हमारा टर्म a मिल जाएगा, तो a को मल्टीप्लाई में पहले लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा a इंटू में cos ax प्लस बी dx इज इक्वल टू dt। अब इस a को हम इधर डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं, तो हो जाएगा cos ax प्लस बी dx इज इक्वल टू dt अपॉन a। तो हमने देखा कि हमें cos ax प्लस बी dx, तो cos ax प्लस बी dx ये हमको dt के फॉर्म में मिल गया। अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे, तो साइन ax प्लस बी को हमने क्या लेट किया है, t,
तो ये हो जाएगा t, और इनटू में cos ax प्लस b हमारा आ जाएगा dt अपॉन a। बच्चों a कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो अपॉन में आएगा 1/a और इनटू में t dt। अब यहाँ पर t पे पावर नहीं है कुछ तो क्या लेट कर सकते हैं 1, तो ये फिर से फॉर्मूला हमारा कौन सा लग जाएगा, इंटीग्रेशन x टू पावर n dx, x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा 1/a, और इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से t टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c। तो आ जाएगा 1/a, ये हो जाएगा t की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। अब ये 2 और a की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1/2a और t की पावर 2 और प्लस c। इसके बाद हम t के प्लेस पे वापस वैल्यू को पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2a, और t के प्लेस पर है हमारा साइन ax प्लस b, और इस पर पावर कितनी है हमारी 2 और प्लस c। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारा है वो कह रहा है इंटीग्रेशन में फंक्शन दिया है √ax प्लस b इंटू dx। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो इसमें चूंकि हमारे पास में एक ही टर्म है तो इसी को t लेट कर लेते हैं, माना ax प्लस b इज इक्वल टू t। रूट के अंदर जो टर्म हमारा ax प्लस b है, इस टर्म को हम t के इक्वल लेट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लिया हमने। अब a कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 प्लस b का 0 और dx, और t का हो जाएगा dt। तो ये a इंटू 1 a dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से dx आ जाएगा dt अपॉन a के, तो dx की वैल्यू हमको dt अपॉन a मिल गई। अब हम ये वैल्यू जो है वो इसमें लाकर पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन √ax प्लस b के प्लेस पर t और इंटू dx के प्लेस पर dt अपॉन a। फिर बच्चों हम रूट को पावर हाफ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा t की पावर हाफ इंटू dt अपॉन a कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, 1/a इंटीग्रेशन में हो जाएगा t की पावर हाफ dt। अब यहाँ पर फिर से फॉर्मूला अप्लाई हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन x टू पावर n dx का। क्या होता है, x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। बच्चों ध्यान रखेंगे, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जिस लाइन में हमारा फॉर्मूला अप्लाई होता है उसके सामने वो फॉर्मूला हम मेंशन कर देते हैं। आप भी करेंगे, इससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला मेंशन कर दिया था, तो ये 1/a। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो x के प्लेस पर तो t है और n के प्लेस पर हमारा है 1/2, तो इस वाले टर्म में हम वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा t की पावर n के प्लेस पर 1/2 प्लस 1, और अपॉन में भी n के प्लेस पर क्या है 1/2 प्लस 1 और प्लस c आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये 1/a एज इट इज रखेंगे, t की पावर 1/2 में जब हम प्लस 1 ऐड करते हैं तो हमारा ये बन जाता है 3/2। आप कर लेंगे इसको सॉल्व। फिर यहाँ पर भी 1/2 में जब प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और प्लस c। अब ये जो हमारा 2 है ये ट्रांसपोज होके ऊपर आ जाएगा, मतलब ये पलट के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और अपॉन में 3 की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a और इनटू में t की पावर 3/2 प्लस c। अब हम यहाँ पर फिर से t की वैल्यू को रख लेंगे x के फॉर्म में, x चूंकि हमारा क्वेश्चन x वेरिएबल के टर्म में था
तो टी के प्लेस पर आएगा ए एक्स प्लस बी, तो यहां पर आ जाएगा 2/3a और टी के प्लेस पर आ गया ए एक्स प्लस बी और पावर में 3/2 और प्लस सी, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। तो आई होप आज आपके जो क्वेश्चन 1 to 6 यहाँ पर सॉल्व किए गए हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करेंगे और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस आपको बताएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं अगर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि जो नीडी पर्सन है उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।